नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते। एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, एकदम बिल्कुल। तो आई एम आलोक कुमार। मैं यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इससे पहले मैं कनाडा में प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब देश लौटना होगा। तो 2017 में फिर मैं सब कुछ वहाँ बोरिया बिस्तर बांध के हाँ। फिर इंडिया आ गया। तो तब से मैं यहीं पे आईआईएससी में हूँ। तो ये क्यों डिसीजन लिया कनाडा से इंडिया आने का? फैक्टर्स तो थे कुछ कुछ, लेकिन एक फैक्टर मुझे जो लगता है कि एज अ साइंटिस्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, राइट। आई मीन हम लोग को कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो सोसाइटी के लिए करना है। ऑलमोस्ट सब साइंटिस्ट ही किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। उसमें अभी एक ऐसा समय है जहाँ इंडिया को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। कर पाओ नहीं कर पाओ ये तो दूसरी बात है, लेकिन अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। तो इस मामले में मुझे लगा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत है और ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फेल भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन दिस विल बी इंडियाज टाइम। सो एंड इंडिया नीड्स सच पीपल मोर। कंट्रीज लाइक कनाडा वेरी वेल डेवलप्ड, राइट। तो उनको प्रदूषण का प्रॉब्लम नहीं है, खराब पानी का प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज काफ़ी हैं। इंडिया के पास सब चीज़ का प्रॉब्लम है, प्रदूषण है, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, यू नीड एजुकेशन, सब तरह के इश्यूज है। सो आई थॉट कि दिस कंट्री नीडेड मी मोर। तो बहुत अच्छा। बट आईएएससी ही क्यों? यहाँ पे ऐसा क्या है? लाइक कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, पूरे देश में। तो हाँ, आईएएससी क्यों चुना आपने? तो मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ कुछ जगह इंटरव्यू दिया मैंने। मैं यहाँ पे इंडिया आने से पहले थोड़ा सा मैंने आईआईटी दिल्ली में भी एक महीना पढ़ाया था। अच्छा। और वैसे मैं आईआईटी खड़गपुर से भी हूँ, तो मैं आईआईटी खड़गपुर जाते रहता था। आईएससी की एक अनोखी बात यह है कि ये बहुत ही रिसर्च सेंट्रिक है। तो यहाँ पे तो बाकी इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एक समय तक टीचिंग इंस्टीट्यूट्स थे प्राइमरीली। अब वो भी रिसर्च में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आईआईटी मद्रास काफी अच्छा कर रहा है स्टार्टअप्स में, इतना आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास आर डूइंग सो वेल। लेकिन आईआईएससी का एक पुराना कल्चर रहा है, सर सीवी रमन के समय से, रॉकेट बॉयज में तो आईआईएससी फिल्म्स का बैकग्राउंड सभी ने देखा होगा। तो इसका एक बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है ऑफ बीइंग of doing things that are very far out रिसर्च में, तो फ्यूचरिस्टिक काम। और उसका सपोर्ट सिस्टम भी है यहाँ पे, क्योंकि इतने दिनों से हो रहा है, लोगों को पता है कि कुछ पागल टाइप के काम भी यहाँ पे होते रहते हैं। तो मेरे लैब में भी होता है, कुछ 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 चीजें ऐसी हैं जो बहुत लोगों को तुरंत सेंस नहीं बनाती। तो इस तरह से आईएससी अच्छा जगह था। तो क्या है उसका एक मोटिवेशन ये भी था कि थोड़ा स्पेस सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहिए था? आपको ये था कि मैं स्पेस में भी कुछ रहूं, और आईएससी का इसरो के साथ कभी से ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, पार्टनरशिप। हाँ, तो मुझे आईएससी और इसरो का हिस्ट्री पता नहीं था इंडिया आने से पहले। लेकिन जब इंडिया आ रहा था तो मैंने ये ज़रूर सोचा कि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और जिसमें मुझे मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। उसमें मुझे भी इंटरेस्ट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई कैन डू समथिंग वेल। तो स्पेस वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मैं इंडिया आके स्पेस सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। लेकिन उस समय मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आईआईएससी का एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसरो के साथ। वो तो मुझे बाद में पता चली। लेकिन उससे मुझे ऑब्वियसली काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। आई वाज एबल टू गेट इन टच विद मेनी इसरो साइंटिस्ट आने के थोड़े दिन बाद ही। तो हाँ, उसमें अभी आप जैसे गगनयान प्रोजेक्ट जो हमारा मिशन है, उसमें आप भी थोड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अपनी तरफ से। आईएएससी का भी अपना एक रोल है। तो उसके बारे में आप जितना बता सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट, कितना प्रोजेक्ट है, क्या आगे चल रहा है, क्या इसके उसके बाद उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पॉजिटिव हमारे लिए एज अ कंट्री? तो गगनयान मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट होगा स्पेस सेक्टर में। इतने दिन तो हम लोग विक्रम साराभाई के विजन पे चल रहे थे, कि हमें स्पेस का यूटिलाइजेशन इसलिए करना है क्योंकि सोसाइटल बेनिफिट्स होने चाहिए। ये विक्रम साराभाई का विजन था। लेकिन ये गगनयान प्रोग्राम के बाद
मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। उसके सोसाइटल बेनिफिट्स भी बहुत होंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव होगा, नए स्किल्स लेने होंगे, क्योंकि बाकी कुछ कंट्रीज ने ऑब्वियसली ह्यूमंस भेजे हैं, लेकिन इंडिया ने नहीं भेजे। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, और उतना ना हमने सोचा है, ना उतना उस पे जितना रिसर्च करना था किया है, उतना रिसर्च करने के बाद भी आपको उसको कितनी बार टेस्ट करना पड़ता है, फेलियर्स होते हैं, कितनी कुछ होता है। तो वो सब में अभी इंडिया जस्ट घुस रहा है। तो मुझे लगता है गगनयान प्रोग्राम बहुत एक्साइटिंग होगा। आई एम श्योर वंस इट इज सक्सेसफुल काफ़ी यंगस्टर्स को मोटिवेट करेगा। तो वन ऑफ द थिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं इसकी हम लोग ने प्रपोज किया था कि एक बायोलॉजिकल पेलोड बनाएंगे। अभी तक इसका डिफरेंस ये है कि इसरो इतने दिन जो सैटेलाइट्स और वो सब बनाते रही है, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं। तो कैमरास हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे तुम्हारे, ऑब्वियसली ट्रांसपोंडर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कभी उस तरह से नहीं किया स्पेस में। और अब ह्यूमंस जा रहे हैं तो हमें ये पार्ट तो समझना पड़ेगा कि स्पेस का इफेक्ट क्या होता है बायोलॉजी के ऊपर, राइट। उसको अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें इंडिया को बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। उसमें एक है जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करने का, वो है बायोलॉजिकल पेलोड बनाने का। वो एक्चुअली दिखने में एक छोटा सा बॉक्स की तरह होगा, जिसमें हम बैक्टीरिया डालेंगे। और अच्छा, आपने वो जो दिखाया था लैब में? हाँ, वही। तो वो इंस्ट्रूमेंट में बैक्टीरिया पूरा ऑटोमेटेड रहेगा, जो लेट्स से हम लोग जीएसएलवी पे अगर ऑब्वियसली अभी सब टेस्ट पास करने हैं सभी, अगर वो सारे टेस्ट एक्सेट्रा पास कर जाता है तो वी कैन लोड इट अपॉन जीएसएलवी व्हेन इट इज गोइंग और द गगनयान मॉड्यूल, और उसके बाद वी कैन लोड इट, सेंड इट टू स्पेस। और जब वो स्पेस में जाएगा, लेट्स से लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, तो वी कैन एक्टिवेट द डिवाइस, और उसमें फिर लेट्स से बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें है तो उसका फिर ग्रोथ और डिफरेंट बिहेवियर आप स्टडी कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और ये डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक हम लोगों के लैब से काम चल रहा है। इस पे हम लोगों ने एक दो पेपर्स भी लिखे हैं जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं। कुछ दिन 3-4 साल से हम लोग का काम चल रहा है इस एरिया पर। तो मैं जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाहर वाले तो गए हैं ना, यूएस वाले गए हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होता है क्या कि बिटवीन साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑन बायोलॉजी ऑन व्हेन अ एस्ट्रोनॉट गोज अप देयर, लिव्स देयर फॉर 100 days और नंबर ऑफ डेज, सो उसके बायोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑर्गेनिजम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इजंट दिस अ पब्लिक नॉलेज? तो नॉट ऑल ऑफ इट इज अ और पब्लिक इज इट अ नॉलेज। सीक्रेट थिंग आल्सो? नहीं, पूरा सीक्रेट भी नहीं है, लेकिन पूरा पब्लिक भी नहीं है। अच्छा। तो लेकिन मैं तो एक बात है, जैसे अगर तुम्हारा दोस्त एक्सरसाइज कर रहा है, इसको तो ये नहीं कि तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है, राइट। हाँ, वो तो है। तो हमें ये एक्सरसाइज खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है, राइट। अब हो सकता है कि जैसे मेरा भाई जब एक्सरसाइज करेगा तो उसका फूड इनटेक थोड़ा डिफरेंट होगा मेरे से, या वो अगर कुछ और लेता है तो उसे डिफरेंट तरह से इफेक्ट करता है वो। लेकिन वही मे बी वो लेट्स से कोई फुटबॉल खेल लेता है और उसके लिए इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट फॉर मी इट मे नॉट बी अ गुड एक्सरसाइज। आई माइट नॉट बी गुड एट फुटबॉल, और उसमें मुझे इंजरीज हो सकते हैं, तो मुझे कुछ और थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो इस तरह से वेरिएशंस हमेशा आएंगे। तो also it depends on DNA, right? some implication must be there. तो कुछ तो हमें पता है, जैसे हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारा गट बैक्टीरिया है, वो बहुत डिफरेंट है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनके गट बैक्टीरिया से। तो उससे काफी इफेक्ट होता है। कितना इफेक्ट होता है ये तो कोई बायोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छा बता पाएगा, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ नहीं। तो आई होप नो बायोलॉजिस्ट किल्स मी फॉर थिंग्स आई एम सेइंग, लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज देयर। अब कितना है कितना नहीं है ये तो मैं आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लेट्स से नासा इसरो का इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो आई कैन टेल यू। लेकिन इट इज क्लियर कि देयर इज नो वे कि आप सारा डेटा कभी भी दे सकते हो, या आपको समझने के लिए भी कि ये डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है, यू हैव टू डू योर ओन एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो It's basically primary and secondary
sources kind of thing. हाँ, राइट। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है, ये लोग इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, राइट। तो When you have the raw data. when you have the raw data, तो तो हमारी अभी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, लाइक हाउ द बैक्टीरिया बिहेव्स ऑन अर्थ वर्सेस हाउ इट बिहेव्स इन स्पेस? तो ये तो हर बैक्टीरिया के साथ डिफरेंट होती है। ये बाय द वे गगनयान प्रोग्राम के साथ एग्जैक्टली मतलब हम लोगों का पेलोड होपफुली अगर अप्रूव होता है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द गगनयान प्रोग्राम, बट इट इज जनरली पार्ट ऑफ अ लार्जर आइडिया कि हम लोग इंडिया शुड गेट इन्वॉल्व इन अदर एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस अदर देन जस्ट टेलीकम्युनिकेशंस, जो हम लोगों ने बहुत देर से बहुत अच्छे से किया है। तो हम लोगों ने जो बैक्टीरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, now other countries have done experiments with other bacteria and other type of organisms. Pathogenic bacteria होते हैं जो humans को disease cause करते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो बैक्टीरिया थोड़ा crazy purpose वाले कर रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले हम लोगों का न्यूज़ में भी आया था, we are using a bacteria to create something called space bricks. तो ये वो बैक्टीरिया है जो हम मट्टी अगर चांद की मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास चांद की मिट्टी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड द लूनर सॉइल सिमुलेंट। तो एक मिट्टी है जो चांद की मिट्टी से बहुत ज्यादा मेल खाती है, उसी तरह हमारे पास मार्स की मिट्टी भी है, सिमुलेंट अगेन। तो हम लोग क्या चाह रहे थे कि एक सस्टेनेबल वे में, वी नो कि अर्थ में सॉइल में बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल को कंसोलिडेट कर सकते हैं एक ब्रिक के फॉर्म में। तो हम लोगों के पास लैब में वो बैक्टीरिया थी, तो हम लोग देखना चाहते थे कि वो लूनर सॉइल सिमुलेंट और मार्शियन सॉइल सिमुलेंट को भी ब्रिक के फॉर्म में बना सकती है कि नहीं। तो ये हम क्या स्पेस में जब वो बैक्टीरिया का बिहेवियर स्टडी करेंगे तब पता चलेगा, या इट हैज टू बी ऑन से मून और ऑन मार्स? तो ये फाइनल एक्सपेरिमेंट तो हम लोग मून या मार्स पे करना चाहते हैं। लेकिन इनिशियली हम लोगों ने 2-3 साल पहले जब ये स्पेस ब्रिक्स बनाए थे तो लैब में बनाए थे, तो उस समय एक क्वेश्चन आया था कि ये तो अर्थ एनवायरनमेंट है, बट द बैक्टीरिया माइट बिहेव डिफरेंटली इन लो ग्रेविटी सिचुएशन। तो लो ग्रेविटी सिचुएशन ऑब्वियसली अर्थ पे तो नहीं कर सकते, तो वो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्पेस पे करना पड़ेगा। बट कांट वी सिमुलेट इट? सिमुलेशंस आर आल्सो पॉसिबल, लेकिन आपको अगर ये इस टाइप का हमें जैसे बायोरिएक्टर्स बनाने हैं, ये बायोरिएक्टर्स आपको अगर मून या मार्स पे करने तो आपको स्पेस मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भी करके दिखाना ही पड़ेगा। दैट्स वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो इसीलिए हम लोग ये क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया को जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, इट्स ऑन अ वेरी स्पेसिफिक बैक्टीरिया व्हिच वी कॉल बायोसिमेंटेशन कैपेबल बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया उसको सीमेंट कर सकता है चीजों को, मतलब इट प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ प्रोटीन मैट्रिक्स भी बनाता है। सॉलिडिफाई हो गया, लाइक ब्रिक टाइप का स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, देन दैट इज मतलब उससे ये एक पहला स्टेप है कि आप सोच सकते हो कि बेस जो बनाने की बात होती है कि घर बनाने की चांद पे और वहां पे मार्स पे, कि वहां पे जाके सिविलाइजेशन कॉलोनाइज करेंगे, सिविलाइजेशन होगी, तो पहले बनाओगे कहीं रहने की जगह तभी होगा। और क्या, द मार्शियन पढ़ी है आपने? हाँ, नहीं देखी है मैंने। देखी है? तो उसकी जो बुक है उसमें तो बुक में ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल्स है। तो मैट डेमन वाली ना? मैट डेमन वाली, हाँ। तो उसका जब एक्सीडेंट होता है ना पहले, तो एक बार आई थिंक वो शुरू करता है पोटैटोस ग्रो करना, और उसके बाद एक तो कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई पोर्शन ऑफ द जो हैबिटेट है वो उड़ जाता है। तो उसमें उसको सबसे पहले डर लगता है कि मेरे जो सॉइल है उसमें बैक्टीरिया तो नहीं मर गए। तो वो सॉइल को वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है, क्योंकि बैक्टीरिया आर एसेंशियल फॉर द पोटैटोस टू ग्रो, क्योंकि नेचर में हमारा ऐसे ही ग्रो होता है, राइट? इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। हमें लगता है कि हमने बस ये बो दिया और उसके बाद ऐसे कभी गोभी आलू ये वो उग रहे हैं, ऐसा तो सिर्फ नहीं है। इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो प्लेइंग अ रोल। तो वो पहले सॉइल में बैक्टीरिया, these are good bacteria in a sense, so he makes sure कि उस सॉइल में बैक्टीरिया है। How he gets the bacteria also is an interesting question. So जो बुक पढ़ेगा वो उसे पता चलेगा वो how he gets it, but he gets very worried कि उस सॉइल में वो बैक्टीरिया का क्या हुआ। तो हमें इन जनरल हमें
अगर ह्यूमंस को देखना है इन कॉलोनीज ऑन मून और मार्स, ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म है ये हमारे साथ जाएंगे ही, और हमें इनका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक बैक्टीरिया भेज रहे हो मतलब एक तरीके का, कुछ दो चार तरीके के भेजो, क्योंकि पता नहीं अगली बार कब जाना होगा, तो दो चार साथ में ही टेस्ट हो जाएं। नहीं नहीं या और कुछ और डिपार्टमेंट वाले भी कुछ कुछ भेजना चाह रहे हैं। नहीं और भेजना चाह रहे हैं, तो हमारा जो है वो ना कोटा है एक। नहीं वो कोटा तो है ही एक का कोटा है, छोटा सा बक्सा है, बहुत पैसे लग रहे हैं, तो ज्यादा बक्से भेजने में और ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन एक बार ये डिमॉन्स्ट्रेट हो गया ना हमारे टेक्नोलॉजी, तो ये हम बहुत लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा बैक्टीरिया जाएगा ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो तो किसी को भी ग्रो कर सकता है, कोई भी मतलब बैक्टीरिया भी होना जरूरी नहीं है, छोटे वर्म्स को भी हैंडल कर सकता है। तो अगर हम ये दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिवाइस इज कंसेप्चुअलाइज्ड इन इंडिया, डिजाइंड, कंसेप्चुअलाइज्ड एंड मेड इन इंडिया। तो इफ यू कैन रियली डेमोन्स्ट्रेट इसका सक्सेसफुल वर्किंग, इसके बाद ये हम लोग बाकी साइंटिस्ट को भी दे सकते हैं कि आपको किसी और ऑर्गेनिज्म पे देखना है तो आप इसी सिस्टम को लेके थोड़ा सा चेंज, जस्ट हैव टू चेंज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सिस्टम विल रिमेन द सेम, सिस्टम विल रिमेन मोर और लेस द सेम। तो ऑल द सेंसर्स, डिजाइन एंड ऑल दैट, तो एक बार हम वैल्विंग सिस्टम, फ्लूइडिक सिस्टम सब सेम रहेगा, तो और सेम रह सकता है, या थोड़े चेंजेस के साथ इट कैन इनकॉर्पोरेट अदर ऑर्गेनिज्म, तो बाकी लोग भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो और कॉलेजेस के लोग आए हैं जो बोले कि हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लॉट ऑफ अदर पीपल कैन आल्सो जॉइन इन। ओके, एक तो इम्प्लीकेशन इसका ये ब्रिक्स का है, घर बनाने का और कुछ करने का, और क्या इम्प्लीकेशन होगा गगनयान का, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग? नहीं तो गगनयान का ओवरऑल मिशन तो अलग ही है, राइट, वो बस ह्यूमंस को भेजना है, हम लोग साथ में एक छोटे पैसेंजर की तरह है, जिसमें हम लोग अपना एक पेलोड डाल रहे हैं, हम लोग इतने बड़े पजल में एक छोटा सा पार्ट है। देयर आर अदर एक्सपेरिमेंट्स, न्यूज में ऑलरेडी आ चुका है, व्हिच हैव बीन सिलेक्टेड। आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट है बीज पे, कुछ एक्सपेरिमेंट है प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन पे, ये सब बहुत ही फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स है। जैसे एक कॉन्सेप्ट अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, विच इज मेक इन स्पेस। तो माइक्रोग्रेविटी इन स्पेस अलाउज सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो अर्थ पे मुश्किल है। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रेविटी रहती है तो आप उस ग्रेविटी को हटा तो सकते नहीं हो, तो वो कभी कभी किसी किसी चीजों में, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लिएशन प्रोसेसेस में एक्सेट्रा में, वो रोल प्ले कर ही जाता है। और देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जिसमें आप ग्रेविटी को अगर स्विच ऑफ कर सको तो अच्छा रहेगा। तो आई फॉरगेट द नेम, लेकिन कोई तो कंपनी है जो एक ग्लास फाइबर्स बना रही है, और उन्होंने जब स्पेस में बनाया वो इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि उसका कॉस्ट तो कुछ तो हजारों US डॉलर्स में है, कुछ केजी का, 1 केजी का। अच्छा, तो मेक इन स्पेस एक पैराडाइम हो रहा है, तो इसको भी अगर इंडिया को हार्नेस करना है तो वी नीड अदर पीपल टू पार्टिसिपेट। तो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स जो अभी फंडामेंटल साइंस लेवल पे ही हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स करते 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 वी कैन आल्सो रीच अ स्टेज जहां वी कैन आल्सो थिंक ऑफ मेक इन स्पेस थिंग्स। और ये एक तरीके से बायोलॉजी, फिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। हाँ, द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट इज देयर। और हमारे ह्यूमंस को भेजने, तो ये तो हम लोग कुछ कुछ रोल्स प्ले कर रहे हैं, बस हम लोग बस इतने बड़े एक पजल में छोटे 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 ये हैं, बट आई थिंक जो ह्यूमंस जाएंगे खुद, उनके क्या इम्पैक्ट है? उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है हमारे ऊपर, बिकॉज एक ह्यूमन को सक्सेसफुली भेजना और वापस लाना एक अलग ही टास्क है। उसके लिए जितने टेस्ट चाहिए, उसके लिए जितना हाई रेटिंग चाहिए, सेफ्टी रेटिंग चाहिए, उसके लिए जो हमने तो वैसे एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं किए हैं, राइट, जिसमें कोई आए लो अर्थ ऑर्बिट पे ह्यूमंस को भेज के फिर वापस लाना, वो जब स्प्लैश डाउन करेंगे तो वो हाइपरसोनिक वेलोसिटीज पे री एंट्री करेंगे, तो इन ऑल दिस यू हैव टू मेक श्योर दैट द ह्यूमंस आर सेफ, राइट। तो ये तो अलग ही लेवल का चैलेंज है। इसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर हम लोग अपना स्पेस स्टेशन की तरह अगर कुछ सोचते हैं, हाँ, वो भी एक आइडिया है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए, राइट। तो वो ये सब तो अलग, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इज अनदर लेवल। तो आई थिंक उनका जाना, द एस्ट्रोनॉट्स जो अभी ट्रेन हुए हैं वो जाके सक्सेसफुली रिटर्न करेंगे, वो तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव देगा हमें ऑन हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ऑलरेडी शायद तुमने न्यूज में देखा होगा,
GSLV has gone through a lot of changes to accommodate the human rating अभी. तो रॉकेट्स के चेंजेस हो रहे हैं, हाउ टू डिजाइन उनका जो आई फॉरगेट द नेम जिसमें दे विल बी सीटेड, वो उसके सीट्स कैसे होना चाहिए, स्पेस सूट्स कैसे होना चाहिए. हम लोग दे आर आल्सो सेंडिंग अ रोबोट आल्सो. रोबोट तो व्योम मित्र. मुझे नहीं लगता वो रोबोट अभी जा रहा है रही जा रही है. शी हर ये डिबेट में हमें उससे पूछना पड़ेगा उसके प्रेफर्ड प्रोनाउंस. यही है तो शी हर ही बोलेगी. चैट जीपीटी. तो बट व्हाई लाइक what is the purpose, what are they thinking कि इसको भेजना चाहिए रोबोट? मुझे आई एम नॉट श्योर कि रोबोट अभी जाएगा. मतलब आई थिंक रोबोट से पहले मतलब मुझे पता नहीं है, जितना दूर मैंने न्यूज में देखा है 2 अनक्रूड शटल्स प्लान्ड है, मिशंस प्लान्ड है बिफोर द क्रूड मिशन. आई डोंट नो कि व्योम मित्रा इज गोइंग टू बी देयर ऑन G1 और G2. आई एम नॉट श्योर. ये मेरे परव्यू के बाहर है. तो बट इमेजिन कि जब वो 7 दिन का है शायद जो फ्लाइट है एंड दे विल बी देयर फॉर 7 days, तो उनके बायोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी एक है. क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इफ यू स्टे फॉर लॉन्ग इन स्पेस द बोन डेंसिटी डिक्रीजेस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक आफ्टर सम डेज, like maybe it can take up to 1 year to recover fully, have that balance, because gravity का भी एक फर्क है. बट दे हैव डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स लाइक एक्सरसाइज एंड आल्सो. हाँ, तो हमारे यहाँ पे भी इस पे थोड़ा सा काम शुरू हुआ है. आई थिंक ये जितना ज्यादा दिन आप रहोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है. छोटे ड्यूरेशन में शायद ये उतना इशू नहीं है. 5-6 दिनों में शायद नहीं है. लॉन्गर ड्यूरेशन फ्लाइट्स में मसल एट्रोफी और बोन डेंसिटी चेंजेस ये तो बहुत बड़ा इशू होता है. तो अब हमें भी इस पे काम करना पड़ेगा. हमें भी दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स देखने होंगे. आई थिंक कोई तो एक था जो दे वर टॉकिंग अबाउट योगा इन स्पेस. तो आप अपने मेंटल काम के लिए और बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाउ डू यू डिजाइन योगा आसनास. एंड डोंट वरी अबाउट द पोस्चर बिकॉज हाँ, लेकिन वहां पे आपको पाँव फोल्ड करना होगा, सब कुछ बहुत डिफरेंट होगा. वो तो नहीं कर पाओगे ना. वैसे उल्टा हो जाएगा वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा कैसे आप वो उस तरह का. लेकिन एक तो कोई था जो एम्स से प्रपोज किया था. जिसने IISc में एक टॉक हुआ था. अभी मुझे ठीक उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता. लेकिन उन्होंने योगा इन स्पेस का डिस्कशन किया. बट इट्स मोर टू डू विद मेंटल थिंग आल्सो, राइट? लिविंग आइसोलेटेड और या मेंटल फिजिकल बोथ. मेंटल तो है ही, फिजिकल खाना भी वही मतलब फ्रीज किया हुआ. सो दैट इज फॉर लॉन्ग डेज, दैट इज अ बिग चैलेंज. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट वी कैन होप फॉर? आई एम श्योर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट समथिंग दैट इज नॉट आउट देयर ऑलरेडी with other countries that have already gone before. तो हम मतलब अपने लिए जब मतलब एक कहते हैं ना क्वांटम लीप है ये हमारे स्पेस सेक्टर के लिए टोटल, तो वो हम इतना बड़ा इंपॉर्टेंस उसको क्यों दे रहे हैं? हम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि अब स्पेस का इतने दिन में स्पेस का एक सर्टेन इम्पैक्ट था मैनकाइंड के ऊपर, राइट? स्पेसिफिकली सैटेलाइट्स और उस फॉर्म में बहुत ज्यादा था टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट. अब दिस इज द सेकंड स्पेस एज. इसमें इस सेकंड स्पेस एज में क्या क्या होगा, ये जहाँ पे जितना प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं, क्या क्या चेंजेस होंगे ये हमें भी पूरा नहीं पता, राइट? यू कैन ओनली गेस. देयर इज प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग जो अभी तक पब्लिक नॉलेज में पूरा आया भी नहीं है. उसमें जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेस, दिस कुड बी वन थिंग, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मे हैपन ओनली इन स्पेस. जैसे एक किसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है यूएस में, जहाँ पे वो ऑर्गन्स को ग्रो कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को 3D प्रिंटिंग से ग्रो कर रहे हैं. एंड व्हाट दे आर फाइंडिंग इज कि व्हेन यू डू इट इन स्पेस द ऑर्गन्स, इट इज पॉसिबल टू डू अ बेटर जॉब एट 3D प्रिंटिंग. क्योंकि जब अर्थ पे हो तो ग्रेविटी हमेशा है, तो अब जो 3D प्रिंट कर रहे हो तो ग्रेविटी का हमेशा एक छोटा सा रोल रहता है, वो इट कैन डिफॉर्म द ऑर्गन. लेकिन अब वही 3D प्रिंटिंग जो आप स्पेस पे करते हो तो ग्रेविटी इज स्विच्ड ऑफ.
तो यू कैन गेट अ बेटर ऑर्गन। तो ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू थिंक कि 10-20 ईयर्स में देर इज अ हॉस्पिटल अप देयर जहाँ पे ऑर्गन्स 3D प्रिंट हो रहे हैं और वो अर्थ पे शिप हो रहे हैं टू बी यूज्ड इन ह्यूमन पेशेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेस कुड बी वन थिंग which could become important in the days to come. A bit futuristic, but people are also talking about mining in space. तो ये नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स हैं, ये इनका क्या, द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स ये हमेशा अर्थ एज द नेम सजेस्ट ये अर्थ के पास आके जाते हैं, इनका ऑर्बिट ऐसा है। अलग अलग टाइप के हैं, उसमें कुछ में हेवी मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये मिल सकते हैं, किसी में वाटर मिल सकता है, किसी में कुछ और मिल सकता है। इनका साइज कितना होता होगा? साइज तो काफी वैरिड होता है, लेकिन ये इन इफेक्ट काफी छोटे ही होंगे, मतलब क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम ही वीक होता है। तो आप जब उसमें जाके कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाके बैठेगा और वो ड्रिल करना शुरू करता है, तो उसके जो भी डस्ट है या ब्रेकेज है उसके कारण जो फ्रैक्चर हो रहा है रॉक्स, वो सीधा स्पेस में चले जाएंगे क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल इतना ही वीक है। तो उसमें माइनिंग करना इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट हम लोगों ने देखा है कि देयर इज लाइक क्रिएटिंग मोर स्पेस डेब्री। नहीं, ये दिस विल बी आउटसाइड ऑफ योर रियल स्पेस। हाँ, ये रियल स्पेस आउटसाइड लियो। तो जापान ने जैसे अभी भी किया ना, आई थिंक उसका नाम था हायाबुसा, जो दे मैनेज टू land and they extracted samples from an asteroid. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी करने की कोशिश की थी, आई थिंक रोजेटा मिशन नाम था उसका। वो थोड़ा पिक्चर्स लेके उसके बाद वो फेल कर गई, बट इट सक्सेसफुली लैंडेड। उसके बाद जापानीज लोगों ने करके दिखाया, वहां से मिनरल्स भी लेके आए हैं। अभी उस मिनरल्स को एनालाइज करना है। देयर वाज अ कॉल फॉर प्रपोजल्स की वो सबको थोड़ा थोड़ा मिनरल्स अगर देंगे तो आप क्या करना चाहोगे, तो यू कुड प्रपोज टू द जापानीज गवर्नमेंट कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो दे वुड गिव यू सम ऑफ द सैंपल्स। उसमें से कोई ऐसे भी एलिमेंट्स या मिनरल्स इस तरीके के मिले हैं जो अर्थ पे नहीं पाए जाते? अरे अर्थ पे पाए तो शायद आई एम नॉट श्योर कि सब पीरियोडिक टेबल में है, मतलब हाँ, आई थिंक द इम्पोर्टेंट वंस आर सम ऑफ दीज हेवी एलिमेंट्स जो अर्थ पे हैं, लेकिन अर्थ अब क्वेश्चन है कि अर्थ पे क्या है। तो अर्थ पे जो ऊपर का क्रस्ट है उसमें सब कुछ तो नहीं है, मतलब सब कुछ बहुत जो हेवी मेटल्स है वो तो नीचे चले गए क्योंकि उनका वेट ज्यादा था। तो यू हैव अ कोर ऑफ आयरन एंड निकल बिकॉज दिस डिसेंडेड इनटू द बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो इस तरह के एलिमेंट्स कुछ आपको जो चाहिए वो कम है क्रस्ट में, तो यू कैन एक्सेस दोज। अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इतना बात चल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। तो दे यूज अ लॉट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो नई टेक्नोलॉजी है। तो वो हो सकता है कि आपको बहुत इजीली मिल जाए क्योंकि एस्ट्रॉइड का कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट है अर्थ से। दे कैन बी वेरी रिच इन मेटल्स and it depends on different, like, vary from one asteroid to another. There are different classes of asteroids, so it might be a thing of luck. तो you can तो many of these rare earth asteroids ये mapped हैं अभी कि कौन कौन है और कौन किस टाइप का है, किस पे आप पानी एक्सपेक्ट करते हो। तो काफी टू सम एक्सटेंट आप बता सकते हो कि इस पे ये है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से आप ऑलरेडी पता लगा सकते हो कि विदाउट इवन गोइंग देयर कि इस पे क्या क्या मिनरल्स क्या क्या एलिमेंट्स एबंडेंस में है। तो उस तरह से आप दूर से पहले ही पता लगा सकते हो। और उसके बाद अगर अगेन इट्स अ फ्यूचरिस्टिक थिंग बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि माइनिंग ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन इन स्पेस। बट इस तरीके का हम अगर सोचें मून पे या मार्स पे, सो हम वहां पे क्यों नहीं ट्राई करते हैं? इजंट इट इजियर टू नॉट इजियर, आई शुडंट से इजियर, कि मतलब मून पे तो हम जा चुके हैं, सो शुडंट वी ट्राई टू स्टे लॉन्गर एंड डू दीज थिंग्स देयर? मून और मार्स की अपनी यूटिलिटी रहेगी। माइनिंग के हिसाब से मुझे ठीक पता, आई एम नॉट श्योर कि उनका यूटिलिटी कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर आप यूज करना चाहो तो ये एस्ट्रॉइड्स में कभी कभी बहुत हाई क्वांटिटीज में मिल जाती है। तो वो आपको एक एस्ट्रॉइड से इतना मिल जाएगा कि आपको बाकी शायद मतलब इफ यू कैन सक्सेसफुली माइन इट विल बी प्रोबेबिलिटी इज मच हायर probably, yeah.
So उसका density is basically it's the density. Finally, the abundance is higher on the asteroids than on Moon and Mars for many of these things. But you are like from mechanical department, Right. so apart from this manufacturing of bricks that you are looking at, are there any other implications of Gaganyaan project for your field? For my field, of course. I think it impacts all fields. This is a project जिसमें जो finally I always tell one of my friends in aerospace department, Duveri, him and I like to joke that he claims that space technology all belongs to aerospace, but my claim is कि अब इस new इसके साथ space will belong to everybody, all departments. तो हमें we'll have to work with new materials. आपको if you want to send humans for long durations, you also have to make sure कि micrometeorite impact में उनका कुछ क्षति ना हो जाए, right? Micrometeorites are there in abundance outside. तो छोटे छोटे वो आके 5,000 meters per second से अगर कोलाइड करते हैं with your vehicle, वो तो बुलेट की तरह चला जाएगा एकदम through. So you have to make sure you have materials which can safeguard humans. क्योंकि now you have to maintain the internal pressure. You have to maintain a gas inside. You have to maintain air at 1 atmosphere. Just for a satellite you didn't have to do this, right? तो सिर्फ सैटेलाइट के साथ उनको कोई टेंशन नहीं था. जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का कुछ मिरर्स ऑलरेडी माइक्रोमीटेराइट इम्पैक्ट से डैमेज हो चुके हैं, बट द जेम्स वेब टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग फाइन. लेकिन यहीं पे अगर ह्यूमंस होते and the outer coating, the outer shell would have been compromised, तो उससे हो सकता था कि जो ह्यूमंस हैं वो गए, right? So now we have to look into new materials. इस तरह के मटेरियल्स आपको कोई नहीं देगा, राइट? या आपको कोई भी कंट्री इस तरह ये नहीं बता देगी कि ये मटेरियल्स आपको ऐसे बनाने हैं. हमें वी हैव टू वर्क विद बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट होता है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर का. आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ अमाउंट ऑफ कॉस्मिक रेज एंड रेडिएशन तो इन पे जाएगा ही, तो वो रेडिएशन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है. तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए हु विल बी इन्वॉल्व इन रिसर्च लाइक दिस. तो ये मुझे लगता है कि गगनयान का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये फाइनली सबको साथ में लेके आएगा, और इसका इम्पैक्ट, इसका रीच इतना ही वास्ट है कि बहुत लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा. आई थिंक इट विल आल्सो बिल्ड अ कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर कि आपको ना चाहते हुए, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं एरोस्पेस में, उनको मैं बहुत पसंद नहीं करता तो लेकिन अब शायद उनके साथ काम करना पड़ जाए. आई एम श्योर मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी है जो मुझे भी नहीं पसंद करते, लेकिन शायद उन्हें मेरे साथ काम करना पड़ जाए. बट क्या ये पहली बार हो रहा है एट दिस स्केल? गगनयान का इम्पैक्ट इसमें बहुत ज्यादा, क्वांटम चेंज आएगा. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है. But this is not for just one project, right? Yeah. When the avenues open, तो मतलब आपको फ्यूचर में ये सब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना ही पड़ेगा. हाँ, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना ही पड़ेगा. इंटरडिसिप्लिनरी का ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आके एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर डूइंग रियली गुड साइंस कहीं कहीं पे. बट आई थिंक गगनयान विल फोर्स अ होल न्यू interdisciplinary collaboration that will be necessary. तो वो मुझे लगता है कि इंडियन साइंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट होने वाला है इसका. अब जैसे हमारे अर्थ पे वी हैव अ फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, हाउ टू मैन्युफैक्चर थिंग्स एंड एरोस्पेस, how to fly and at what speed and what are the challenges and what not. So there is kind of resistance, like we have reached our limits in some areas of our understanding as things stand today. So when we talk about space, जब हम space की बात करते हैं तो एक तरीके से हम एक अलग environment की बात करें जहाँ पे फिजिक्स का रूल भी अलग है, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल आपने बताया वहाँ पे इजी हो जा रहा है, तो एक तरीके से नई अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है, लाइक एवरी फील्ड के बारे में. बायोलॉजी अलग तरीके से बिहेव कर रही है. सो
तो एक तरीके से हमारी जो एरियाज हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग भी तो इतनी एक्सपैंड हो रही है ना एकदम से। हाँ, तो इसमें एक चीज होगा कि किसी का रूल नहीं चेंज हो रहा है, बायोलॉजी के रूल्स नहीं चेंज हो रहा है, फिजिक्स का वे वी लेकिन बिहेव ये इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। हम्म, सो द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स ये चेंज हो रहा है, और इसके कारण आपका आउटपुट बहुत चेंज होगा। और सबसे सबसे ज्यादा आपको ह्यूमंस के केस में दिखेगा ये आउटपुट, ये चेंज। तो हाँ, इसके कारण लाइक नए नए दरवाजे खुल रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल नए दरवाजे खुल रहा है। क्या आपके हिसाब से कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो मतलब एक तो थ्योरी है ना कि मान लो अगर हम वहां पे जाते हैं तो इस तरीके से बिहेव करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, ऐसा आपका कोई है क्या कि जो ऐसा हुआ कि यार ये तो मतलब थ्योरी ये था और मतलब ये हो गया? नहीं, ह्यूमंस के लिए ऐसे ही कुछ तो हमारे प्लानिटरी एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे, अच्छा, तो मुझे लगता है कि इन माय पर्सनल ओपिनियन कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्स पे एक समय पानी था। पानी के कारण लाइफ होना चाहिए। हमें पता है कि पानी के बहुत सारे सिम्टम्स है वहां पे कि एक समय पे पानी था। आइस के फॉर्म में जो अभी है, अदर थिंग्स आर देयर, मतलब डेल्टा लाइक रीजन्स आर देयर, जहाँ पे रिवर लाइक रीजन्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस आर देयर, क्ले इज देयर एट सर्टेन प्लेसेस, बहुत सारा है। तो बहुत सारा फिंगरप्रिंट्स है वाटर का। तो वाटर अगर है तो लाइफ होना चाहिए, लेकिन इतनी दूर से हमें अभी तक पता नहीं चला है कि लाइफ था कि नहीं। मे भी अगर हम लोग वहां जाते हैं और हमें वहां पता चलता है कि एंशिएंट मार्स में भी लाइफ था, कोई बैक्टीरिया मिलता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका फॉसिल हमें मिलता है, ये ह्यूमैनिटी के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। इट विल बी इट विल बी अ कोलोसल इवेंट। ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग इतना एलियंस की बात करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब हमें पहली बार अगर मिल जाए वहां पे, हमेशा एलियंस हो, हॉलीवुड मूवीज जैसे नहीं होने चाहिए कि जरूरी कि आके तुमको बस उड़ा रहे हैं और तुमको बस डरना है उनसे। बड़ा बड़ा वो हेड। हाँ, तो हो सकता है कि एक छोटा सा वायरस ही हो, एक छोटा सा बैक्टीरिया ही हो, एक छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म ही हो, वो भी अगर हमें मिल जाता है मार्स पे, ये तो इट विल बी अ टोटल गेम चेंजर। एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी है ना कि मतलब लाइफ पहले मार्स पे थी जब अर्थ पे नहीं थी, व्हेन इट बिकेम सूटेबल तो वहां के जब वहां पे खत्म होने लगी तो यहाँ पे आ गए। एक वास्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक तरीके से थ्योरी है ये। नहीं, तो एक एक्चुअली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो अलग है, तो मैंने नहीं सुना पहले, लेकिन देयर इज एक्चुअली अ थ्योरी कॉल्ड पैंसपर्मिया थ्योरी, हाँ, which says that life has traveled in space in some form, and it has traveled, and life on Earth came the micro life, मतलब not हमारे form में, not aliens descending, but maybe very early life forms, हो सकता है कि they were sitting on asteroids और एक asteroid से दूसरे planet पे पहुंचे। So there is a theory called the panspermia theory, which says कि हो सकता है कि life originated somewhere and came. What they mean by life is not necessarily life in human form, but micro life. So बट हाँ, हो सकता है जैसे यहाँ से अगर स्टारशिप में मार्स पे लैंड करें और वहाँ पे कॉलोनी बसने लगे और यहाँ पे कुछ महारथी कुछ कर दें तो प्लेनेट का पता नहीं, लेकिन वहाँ पे एक नई लाइफ शुरू हो सकती है। तो एक ये थ्योरी तो है ही। काफी कुछ हमने कवर कर लिया, बट बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बट अभी समय की कमी है। तो अगर आप दिल्ली आएंगे तो हम जरूर आपसे थोड़ा विस्तार में चर्चा करना चाहेंगे। अब चाय पिलाएंगे? हाँ, चाय 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 पे चर्चा नहीं, चर्चा के बाद चाय। चर्चा के बाद चाय, ठीक है। वो आलोक भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। काफी कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। आप जरूर दोबारा हमसे मिलिए, दिल्ली में आए तो विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी एंड मच। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड योर मिशन। श्योर, थैंक यू। थैंक यू।